सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। साल 2021 यानी नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत मुश्किल वक्त था साल 2020 का। पाकिस्तान में कोविड-19 पूरी दुनिया में कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र बहुत से हमने अपनों को खोया, बहुत से सपनों को टूटते हुए देखा। लेकिन अब दुआ ये है कि साल 2021 जिसमें हम दाखिल हो चुके हैं वो इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के बाशिंदों के लिए वो बहुत बेहतर साल साबित हो। जो जो कमियां, कोताहियां, मुश्किलात पिछले साल में आई हैं उन पर काबू पाने की इस साल कोशिश कर सकें हम। और ख़ास तौर पर अगर पाकिस्तान की बात करें और पाकिस्तान के इस वक्त निज़ाम और सियासत की बात करें, मईशत की सूरत हाल की बात करें तो वो बड़ी दगरगूं थी। रिकॉर्ड जो पाकिस्तान में सूरत हाल ख़राबी की अगर देखते हैं तो पिछले 73 सालों में वो शायद पिछला 2020 का वो साल था। उतनी मुश्किल अब निकल कर क्या 2021 में हम कुछ बेहतरी की जानिब जा सकते हैं नहीं। लेकिन साल 2020 के बहुत से वादे दावे जो हुकूमत करती आई है कि ये नौकरियों के लिए भी और लोगों के 50 लाख घरों के लिए भी, इंडस्ट्री की बहाली के लिए भी और बहुत बेहतरी के दावों के लिए भी, वो तमाम तर चीज़ें पूरी ना हो पाई हैं। अपोजिशन ने बहुत बड़ी दावे किए हुकूमत के ख़ात्मे के लिए और हालात की बेहतरी के लिए, और 31 दिसंबर गुजर गया, हुकूमत भी न गई और हुकूमत भी वहीं है। और ख़ुद जो PDM अपोजिशन के इत्तेहाद की सूरत में आई थी उसमें जाते जाते 29 दिसंबर को ख़ुद एक दरार सी नज़र आना शुरू हुई। नया साल शुरू हुआ तो अपोजिशन भी अब मिल बैठी है। अपोजिशन ने दोबारा से अब नए सिरे से इकट्ठे होने की और हुकूमत के ख़िलाफ़ गठजोड़ करने की बातें शुरू कर दी हैं। अब देखना यह है कि हुकूमत का ख़ात्मा हो सकता है या नहीं, क्योंकि अभी तक के जो इंडिकेशन है अपोजिशन की जमातें ख़ुद सेनेट के इलेक्शन की तैयारी और ज़िमनी इलेक्शन के मामलात को हतमी शक्ल देती हुई नज़र आ रही हैं। मामला ये है कि इस वक्त अगर हुकूमत नहीं जा सकी है और सेनेट के इलेक्शन में अपोजिशन आ रही है, ज़िमनी इलेक्शन लड़ रही है, किसी किस्म का कोई लॉन्ग मार्च नहीं है और इस्तीफ़ों की बातें तो शायद अब बहुत पुरानी हो गई हैं, तो फिर इस अपोजिशन के तमाम तर एक्सरसाइज का क्या फ़ायदा मिला है अपोजिशन को? उल्टा क्या हुकूमत ज़्यादा मजबूत हो गई है? इस पर आज हम बात भी करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक के रहनुमा, मेंबर नेशनल असम्बली आफ्ताब जहांगीर साहब। बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहांगीर साहब आपके वक्त का। एक तो नया साल आपको बहुत मुबारक हो। पिछले साल में तो हुकूमत के ख़ात्मे की बातें की अपोजिशन ने, वो कर नहीं पाए। आपकी हुकूमत क्या अब नए साल में अपोजिशन से खौफज़दा है या ज़्यादा मुतमईन आप 1 जनवरी को महसूस कर रहे हैं कि अब हुकूमत के लिए शायद कोई ख़तरात थे तो वो अब नहीं हैं? बहुत शुक्रिया मुदस्सर कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया, और नए साल की आपको भी और आपके ज़रिए जितने पाकिस्तानी हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं सबको नए साल की मुबारकबाद। और अल्लाह ताला से दुआ गो कि अल्लाह ताला ने जो 2020 मुश्किल तरीन साल था पूरी दुनिया के लिए, कोविड के हवाले से माशी तौर पर है, उससे हमें बड़ी मतलब बहुत सारे चाहने वाले तो गए, लेकिन हमने माशी तौर पे इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ जी। जितना कि दुनिया में और पड़ोस ममालिक के अंदर हुआ। तो अल्लाह ने उसमें हमारी हिफाजत की, तो आने वाले साल में भी अल्लाह ताला अपनी बरक़ात से हमें नवाज़ेगा। देखिए, जहाँ तक आपका सवाल है कि नए साल का पहला दिन है और मेरा ये पहला प्रोग्राम है जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ इस साल का, जी। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को कोई बेचैनी नहीं है, क्योंकि हुकूमत अपनी जगह बैठकर काम कर रही है, और वो काम सही है या गलत है ये तो फैसला वक़्त करेगा। लेकिन ये कि हुकूमत अपनी पॉलिसियों के मुताबिक, अपने काम के मुताबिक जो भी उनकी ज़िम्मेदारी है उनके वज़रा की वो कर रहे हैं। और आज भी जैसे एक तकरीब थी इस्लामाबाद के अंदर, और वो एक इंडस्ट्री लगाई जा रही है मोटर की, तो उसके हवाले से प्रोग्राम था जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने शिरकत की है। तो ये मतलब रूटीन का काम हमारा जारी है, और मेरी ये ख्वाहिश है कि बहैसियत कौमी असम्बली के मेंबर और अवामी नुमाइंदे के, कि अल्लाह ताला 2021 को पाकिस्तानी कौम के लिए बेहतर साल साबित करे लेकिन माज़ी के आफ्ताब सालों साहब, के नए मुकाबले। साल के आगाज़ में आपने कौम को बहरहाल एक तोहफ़ा तो दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी, 2 दिन पहले LPG की कीमत 15 रुपये बढ़ा दी। तो सर, ये नए साल में आवाम के लिए आसानियाँ हों, लेकिन हुकूमत आसानियाँ पैदा नहीं कर रही है। अच्छा देखें मुदस्सर, कि आपको पता है कि ओगरा ने जो है
तकरीबन 10 रुपए और उससे ज़्यादा की कीमत बढ़ाने की सिफारिशात की थी, लेकिन उसको हुकूमत ने नहीं माना और 1 रुपया समथिंग जो है वो बढ़ाए गए हैं। लेकिन ये ज़ाहिर बात है, ये हालात को देखते हुए, ज़रूरत को देखते हुए चेंजेज़ की जाती हैं प्राइसेज़ के अंदर। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये भी ज़रूरी होना देखना चाहिए कि आवाम को कितना रिलीफ़ मिल रहा है। अगर हम आवाम को रिलीफ़ नहीं दे सकते तो उनको ज़्यादा परेशानियों में भी ना डालें। ये तो मेरी अपनी ज़ाती राय है, लेकिन ज़ाहिर बात है यकीनन वहाँ पर बैठे होंगे लोग, ओगरा के भी होंगे, हुकूमती नुमाइंदे भी बैठे होंगे और उन सब ने बैठकर इसको तय किया होगा, तो जो मुनासिब समझा होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उसके आफताब साहब, साथ-साथ लोग रिलीफ़ भी ये कह रहे हैं एक दें। तो 20 उनके लिए वैसे मुश्किल रहा है साल 2020 का, फिर महंगाई जो है वो आपके भी सामने है कि जिस तरह से बढ़ी है पिछले एक साल में, बेरोज़गारी है जिसमें इजाफा हुआ है, लोग तो अब अपनी ज़िंदगियों को बड़ी मुश्किल से घसीट रहे हैं। तो ये चीज़ें अगर फौरी रिलीफ़ की सूरत में ना हो तो हो नहीं सकता। तो वो फौरी रिलीफ़ तो हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। लॉन्ग टर्म कहा जा रहा था कि चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म करते करते 2.5 साल गुजर गए। शॉर्ट टर्म जो है वो हमें वो भी चीज़ें नज़र नहीं आ रही। तो सर, वो जो अवामी रिलीफ़ की बातें हैं, अवाम के सुकून की बातें हैं, जो अवाम की हुक्मरानी की बातें हैं, जो 2018 के इलेक्शन से पहले हमें नज़र आ रही हैं, वो अभी तक रिफ्लेक्शन में नहीं है, कोई रिफ्लेक्ट नहीं हो रही हैं किसी चीज़ के अंदर कि एक आम आदमी ये कहे कि ठीक है अपोजिशन को पकड़ें, ठीक है अब जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा उनको पकड़ा जाए, उनके खिलाफ केसेस होने चाहिए, लेकिन हमारे लिए जो कुछ हो वो तो नज़र आए। तो सर वो कहीं नज़र नहीं आ रहा। 115 से 85 रुपए चीनी आ जाती है तो इमरान खान साहब कहते हैं कि बहुत बेहतर हो गया, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, लेकिन जो 56 से चीनी चल के 115 तक गई है और अब 85 है, उसके बारे में कुछ चीज़ होती नहीं है, कोई कमीशन है, कोई बातें हैं, उसकी कंक्रीट चीज़ें सामने नहीं आ पाती हैं। अवाम कितना और इंतज़ार करें उस रिलीफ का, उस हालात की बेहतरी का? देखिए, ये यकीनन आपकी बात सही है कि ये मुश्किल तरीन हालात हैं, क्योंकि मैं तो ग्राउंड का वर्कर हूँ। मुझे पता है कि हालात वो नहीं है जो कि पहले थे, और ये भी कि इसके पीछे भी बहुत सारी वजूहात हैं। मुदस्सिर, आप बड़ी गहरी निगाह रखते हो इन सब चीज़ों के ऊपर और माशाल्लाह आप प्रोग्राम भी बड़ा अच्छा करते हो, कैलकुलेटेड प्रोग्राम करते हो। इसलिए मैं अक्सर आपके प्रोग्राम में आ भी जाता हूँ। कुछ आपसे सीखने की कोशिश करता सर हूँ, कुछ नहीं, आपके शुक्रिया पैनल आपका। से। आप ले खुद जो है लेकिन वो अवामी आदमी, इसलिए मैं सवाल भी अवामी ज़रूरी होता है। जी। नहीं, वो बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं खुद इस बात को एग्री कर रहा हूँ कि हमें जो रिलीफ देना चाहिए आवाम को, वो हम नहीं दे पा रहे, लेकिन अब चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। देखें, जो मैं बिज़नेस का मैन लोगों से मिलता हूँ, कारोबारी तबकात के लोगों से मिलता हूँ, तो वो चीज़ें हमें बेहतरी की तरफ बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अब चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है आप इसका रिज़ल्ट भी देखेंगे। देखें, कंस्ट्रक्शन वालों की कुछ डिमांड्स थी जो कि कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको भी जी। मद्देनज़र रखते हुए उसके रिलीफ का एक बहुत बड़ा पैकेज दिया है उनको। और इसी तरह टेक्सटाइल के अंदर है, लोगों के पास मज़दूर नहीं मिल रहे लोगों को। आप हैरान होंगे कि पिछले दिनों मैं कराची में गवर्नर हाउस में 2 नुमाइंदा बिज़नेसमैनों से मिला, तो मैंने उनसे कहा, यार कि आप हमें हमारे लिए, हमारे हल्के के कुछ लोगों के लिए जॉब्स के को तो निकाल दिया करो। उसने कहा, आफ्ताब भाई, हमारे तो जब फैक्ट्री के बाहर लिख के लगा हुआ है कि जी हमें ज़रूरत है लेबर की और ये वो। तो आप उसको जिस जगह जिस फैक्ट्री के बाहर लिखा हुआ हो आप उसके पास चले जाएँ, आपको जॉब मिलेगी, क्योंकि अब जॉब्स की हमें शॉर्टेज हो रही है। तो ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, लेकिन ये ओवरनाइट नहीं होंगी, लेकिन इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट आप देखेंगे 2-4 महीनों में आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा बेहतरी की तरफ। और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि ये जो कीमतों का हिस्सा है, इसकी तरफ भी अब गवर्नमेंट ने सख्ती से तवज्जो देना शुरू कर दी है। तो ये भी है, इसके अंदर भी बहुत सारे अवामिल हैं, उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप ग्रोवर से देखते हैं, आप ज़िम्मेदार से चीज़ निकलती है, उसकी क्या कीमत होती है, फिर वो मार्केट तक पहुँचते-पहुँचते आड़तियाँ और ये बहुत सारी चीज़ें, इनके ऊपर भी कोई ऐसी कानून साज़ी करनी चाहिए, जो मैं खुद आपसे कहता हूँ कि जी करनी चाहिए, कि लोगों का रोल कम से कम हो, ताकि लोगों को कीमत जो है जैसे एक ज़िम्मेदार से निकलती है, एक किसान के पास से निकलती है, तो उसमें बहुत थोड़ा-सा मार्जिन होकर अवाम तक पहुँचे। लेकिन बीच में 2-200% लोग अपना मार्जिन रख लेते हैं, जिससे चीज़ें बहुत महँगी तो हो सर जाती हैं। ये चीज़ें लेकिन तो हुकूमतों का काम है ना कि हुकूमतों ने इन चीज़ों को कंट्रोल करना है। यही तो ये काम तो चीज़ें हुकूमतों का, आप ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, हम तस्लीम कर रहे हैं ऐसा हो रहा है, लेकिन इसको हल करना वो हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है। वो वफाकी हुकूमतें या आपकी हुकूमत, पार्टी की जिन सूबों में ना वहाँ कंट्रोल है, ना जिस सूबे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वहाँ कंट्रोल है, हाल एक जैसा ही है तमाम हुकूमतों का। तो फिर हुकूमतें इतनी गैर फाल क्यों हो रही हैं? नहीं, असल में मुदस्सर पता है क्या, ये एक सिस्टम है। देखें, आप ये एक सिस्टम है जो सदियों से चला आ रहा है।
उसको चेंज करने की जरूरत है। और उसके लिए देखें, सियासत करने के बजाय ऑपोजिशन भी हमारे साथ खड़ी हो। खासतौर पे अब सूबे सिंध के अंदर तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। या तो हम ये कहें ना कि सूबे सिंध के अंदर जो है टमाटर 50 रुपए के मिलता है, पंजाब में 100 रुपए मिलता है। जब प्राइस तो सब जगह, हम जो सारे जो बेचारे शहरी हैं वो तो परेशान है। तो हमें मिलकर कुछ ऐसे फैसले करने होंगे जो मुश्किल तो होंगे, लेकिन वो एक दफा हम कर लेंगे तो बहुत सारी चीजें आसानी हो जाएगी आवाम के लिए। अच्छा, चलें, ये तो अब अवामी रिलीफ के लिए आप हुकूमतें करें, लेकिन दूसरी जानिब हम अपोजिशन को देख रहे हैं। आप कह रहे हैं 3-4 महीनों में हालात बेहतर हो जाएंगे। चलें, हम ये भी कह दें कि चले बजट तक आप कह दें 6 माह, तो जून में जब बजट आएगा तो तब तक हालात बेहतर होंगे, लेकिन तब तक तो अपोजिशन कहती है इस हुकूमत को रहने ही नहीं देना उन्होंने। वो आपके खिलाफ अब नए सिरे से सफ आराई कर रही हैं, तो फिर कैसे आप ये सारा कुछ कर पाएंगे अगर अपोजिशन ही आपके खिलाफ सख्त इकदामात पर आ गई है? अगर वो लॉन्ग मार्च या धरनों तक और उसके बाद फिर इस्तीफों के ऑप्शन को ही इस्तेमाल कर लेती है तो? मुदस्सर यार, आपको पता है ये तो फोक की नजर हो गया है। पीडीएम आज इस लाहौर में पीडीएम का इजलास हो रहा है, पीपल्स पार्टी शिरकत नहीं कर रही। वो कह रहे हैं बिलावल साहब इसलिए शिरकत नहीं कर रहे कि वहां पे जो है ना फोक बहुत ज्यादा है, तो शायद वो इसलिए सफर नहीं कर सकते और नहीं गए। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि एक तरफ वो देखें अभी सेनेट का इलेक्शन लड़ने के लिए भी तैयार हैं, अच्छा वो बाई इलेक्शन लड़ने के लिए भी तैयार हैं, वो इस्तीफों पर राजी नहीं है, और आपस में उनकी कन्फ्लिक्ट इतना ज्यादा हो गया है कि वो मशरूत होते जा रहे हैं कि जी नवाज शरीफ आएगा तो हम तहरीक में हिस्सा लेंगे। तो ये बहुत सारी चीजें जो नहीं होंगी, आप ये देखिएगा, क्योंकि ऑपोजिशन ने जिंदा रहना है। जब जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रही है, बाकी कुछ नहीं होगा। आप बेफिक्र रहें, ये 2023 तक हमारी हुकूमत रहेगी। उसके बाद हम सब जो है ना मिलकर परफॉर्मेंस की तो बुनियाद पर जो है वो अवाम के पास जाएंगे। अवाम का जो फैसला होगा वो हमें मानना होगा। सही। अच्छा, वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल जाती उम्रा की भी जान लेते हैं, जहाँ पर मीटिंग हो रही है। बिलावल भुट्टो साहब आ नहीं सके हैं फौक की वजह से, लेकिन वो शिरकत इजलास में कर रहे हैं वीडियो लिंक के ज़रिए। मियाँ नवाज शरीफ लंदन से और आसफ अली जरदारी साहब के भी वीडियो लिंक से शिरकत है, बाकी रहनुमा वहाँ पर मौजूद हैं। तो आरिफ मलिक हमारे नुमाइंदे भी वहाँ पर हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। आरिफ, आगाह कीजिएगा क्या सूरत हाल इस वक्त है और क्या आज इजलास में फैसले मुतवक्के हैं, क्या ज़राए बता रहे हैं आपको? जी, ये आज जो पीडीएम का सरबराही इजलास है, इसमें तमाम जमातों के पार्टिसिपेंट इसके अंदर मौजूद हैं। और क्योंकि सबसे ज्यादा जो इस वक्त डिस्कशन हो रही है वो सेनेट इंतखाबात और ज़िमनी इंतखाबात। जब पीपल्स पार्टी की सीएसी की मीटिंग हुई उसमें उन्होंने तजवीज़ जो दी थी कि ज़िमनी इंतखाबात और सेनेट के अंदर जाना चाहिए, और तो इसके ऊपर बहस चल रही है कि अगर सेनेट इंतखाबात में जाया जाए और ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ा जाए तो किस तरह लड़ा जाए। क्या तमाम जमातें मिलकर कैंडिडेट दे या अलग-अलग जो है वो अपने अपना पार्टी अपना अपना कैंडिडेट वहां पर खड़ा करे। तो ये लाएमल चल रहा है और ये भी डिस्कशन हो रही है कि अगर सेनेट का इलेक्शन लड़ा जाएगा तो किस तरह लड़ा जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी की 3 तजावीज़ है, जिसमें एक तो सेनेट इलेक्शन का और ज़िमनी इलेक्शन है, और दूसरी उनकी तजवीज़ थी पंजाब में भी और कौमी असम्बली में भी इन ऑफ चेंज लेके आया जाए, और तीसरी जो उनकी थी कि सिर्फ लॉन्ग मार्च किया जाए। तो इनके ऊपर बहस चल रही है, और इस जो ऑप्शन है तरीके अदम एतमाद का कौमी असम्बली में और पंजाब में, तो इस पर नून लीग इत्तफाक नहीं कर रही, नून लीग की इत्तफाक नहीं कर रही, और मौलाना फजल रहमान भी इस बात पर इत्तफाक नहीं कर रहे कि इन हाउस चेंज के ऊपर कोई लाएमल लाया जाए। और इन हाउस चेंज का उनका ख्याल है, PMLN का भी और मौलाना फजल रहमान का भी, इन हाउस चेंज लाने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इससे कबल जब सेनेट का इलेक्शन हुआ था तो उसमें जो इनके कुछ लोग थे जो वोट PTI को दिए थे, तो इस वजह से खासी परेशानी है इसके ऊपर अगर तरीके अदम लाए जाए। तो ये ऑप्शन जो है वो कंसीडर नहीं कर रहे। दूसरा, ज़िमनी इंतखाबात नून लीग के जो है वो लोग ज़िमनी इलेक्शन और सेनेट में जाने के हक में है कि हमें मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए, हमें इसके अंदर रहना चाहिए और सेनेट के इंतखाबात में भी जाना चाहिए, सीट तय नहीं करनी चाहिए, और हमें जो है मौलाना फजल रहमान को भी। आरिफ, आपने बड़ी अहम पॉइंट बात की कि सबसे ज़्यादा इस वक्त जो डिस्कशन हो रही है वो हो रही है सेनेट के और ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से, कि अपोजिशन ये कहती है हमें मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 3 तजावीज़ सेनेट और ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से, इन हाउस चेंज के हवाले से और लॉन्ग मार्च के हवाले से वो चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन जो असल मुद्दा था पिछले साल के
हम पिछले 6 महीनों से देख रहे हैं वो था इस्तीफा देना और इस्तीफा लेना। तो वो सानवी हैसियत इख्तियार कर गया, वो मुद्दा कि इस्तीफा दिया जाए या इस्तीफा लिया जाए, वो आज नहीं डिस्कस हो रहा। जी, वो इसी वजह से वो सानवी हैसियत इख्तियार कर गया क्योंकि पीपल्स पार्टी के जो सीएसी की मीटिंग हुई उसमें जो सामने उसके बाद है नून लीग भी तजब्जब का शिकार है और उनकी में जो राय सामने आई उसमें तो ये था कि 70% और 80% लोग थे कि हमें अब जाना चाहिए क्योंकि पीपल्स पार्टी अब ज़िमनी इंतखाबात में भी जाना चाह रही है, सेनेट इंतखाबात में जाना चाह रही है। लेकिन चूंकि शुरू से पीएमएलएन ने एक सांस रखा हुआ था कि हम इस्तीफे देंगे और इस्तीफे देख के हम लॉन्ग मार्च करेंगे, तो ये स्टांस अब यहीं पे लग रहा है कि इस्तीफे जो है वो क़यादत के पास ही रहेंगे और सेनेट इंतखाबात में जाएंगे। लॉन्ग मार्च का ऑप्शन भी वो अब जो है मार्च में हमारे ज़राए के मुताबिक है कि मार्च में किया जाएगा। 1 फरवरी को जो ऐलान होना है वो हमारे ज़राए के मुताबिक या तो हाफ मिड फरवरी में और या फिर मार्च के स्टार्ट में जो है वो मार्च रखा जाए। जो है एक तो मौसम की शिद्दत को भी सामने रखा जा रहा है कि मौसम की शिद्दत कैसी होगी। तो इस 3 चीजों के ऊपर जो है बात हो रही है, एक तो सेनेट इंतखाबात, ज़िमनी इलेक्शन और एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बताऊं कि जो धरने का ऑप्शन है उस धरने के ऑप्शन के ऊपर पीपल्स पार्टी एग्री नहीं कर रही। वो सिर्फ लॉन्ग मार्च पर एग्री कर रही है कि लॉन्ग मार्च होना चाहिए, लेकिन धरने के ऑप्शन पर वो नहीं जाना चाह रही। उनका स्टांस है कि हम पहले भी धरनों के खिलाफ थे और अब भी हम धरनों के खिलाफ है कि धरने नहीं देना चाहिए, इससे जो है वो बहुत ज्यादा मुल्क का नुकसान होता है। ठीक है, आरिफ मलिक हमें आगाह कर रहे थे। आरिफ, आपका बहुत शुक्रिया। आपसे जीत भी इस हवाले से अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन नाज़रीन मैं थोड़ा सा उसको सम अप कर दूं। जो आरिफ मलिक ने आगाह किया है वो पीडीएम, वो अपोजिशन जो पिछले साल में हुकूमत के खात्मे के लिए पहले इस्तीफ़े देना चाह रही थी, फिर हुकूमत से इस्तीफ़े लेना चाह रही थी, आज नया साल शुरू होते हुए पहली मीटिंग में इस्तीफ़े सानवी हैसियत इख्तियार कर गए हैं। उसकी डिस्कशन बिल्कुल नहीं चल रही। बात चल रही है कि ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लिया जाएगा, सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लिया जाएगा और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तजावीज़ लॉन्ग मार्च के हवाले से हैं और धरना न देने के हवाले से हैं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम नून और जमीयत उलमा इस्लाम धरने के हवाले से हैं, तो यहाँ पर भी उनका चीज़ें एग्री नहीं हो रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली मिलाने की, उस पर भी जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान मुस्लिम नून एग्री नहीं हो रही है। तो वो पीडीएम जो एक नुक्ते पर थी, यानी इस्तीफ़ा दिया जाए उसके बाद इस्तीफ़ा लिया जाए, अब वो अपने ही मामलात में इस वक्त मगन है। देखते हैं आज के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू क्या होगी। तो आफ्ताब जहांगीर साहब, इस्तीफ़ों की बात तो चले निकल गई जी। हमारे आरिफ मलिक साहब रिपोर्टर वहाँ अंदर की खबर बता रहे हैं कि सिर्फ वहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन की, सेनेट इलेक्शन की तैयारियाँ हो रही हैं। तहरीक अदम एतमाद का जो बिलावल साहब ने बात की थी आज से 3 दिन पहले, उसको भी पीडीएम की बाकी जमातें उससे एग्री नहीं हो रही हैं। तो फिर आप इलेक्शन खेलें, फिर आपकी इलेक्शन की क्या तैयारी है सर सेनेट में? और फिर ख़ासतौर पे एक तो हल्का कराची का भी है कि आप कराची के भी जिम्मेदार हैं, तो कराची में भी एक ज़िमनी इलेक्शन, बाकी 2 और सिंध के हल्कों में हो रहे हैं, तो इलेक्शन की तैयारियों में फिर आप आ रहे हैं। यह बिल्कुल जाहिर बात है, हम तो पहले दिन से ही, ये तो इन्हीं की शराइत थी ना, यही कहते थे कि जी पहले इन्होंने कोई हर 1 महीने बाद 15 दिन के बाद इनका बयानिया चेंज हो जाता है। कभी ये कह रहे थे कि ये सिलेक्टेड हुकूमत है, ये नाजायज असेंबली हैं बकौल फजलुर रहमान साहब के। अब वो कहते हैं कि जी कोई बात नहीं, चलें वो अब इलेक्शन में हिस्सा भी ले लेते हैं, सेनेट का भी ले लेते हैं, ज़िमनी इलेक्शन भी ले लेते हैं। भाई जब एक चीज़ नाजायज़ है आपकी बकौल आपके, तो आप उसका हिस्सा क्यों बनना चाहते हैं और आप इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहते? आप कम से कम आप तो दे दें। जिन्होंने सबसे पहले इस सब चीज़ों को उठाया था इस इशू को, तो वो तो स्टैंड ले ले। फिर वो आपस में मतलब अभी कभी धरने की बात कर रहे हैं, कभी लॉन्ग मार्च। तो वो ये है कि ये क्योंकि अब एक चीज़ बनी हुई है तो इसको कायम दायम रखना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह लंबा चले ताकि हमारी सियासत चल सके। और मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि ये आगे चल के आप देखेंगे कि जब ये इलेक्शन का वक्त आएगा तो आपको बहुत सारी फिर इनके अंदर डिफरेंसेस नजर आएंगी। तो ये इनका ये फोकस ही नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है कि हमने करना क्या है। देखिए अगर ये इशू पहले दिन से ये उठाते जी कि महंगाई है या माशी तौर पे पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर भी कोई बात समझ में आती। लेकिन ये इनका पहले दिन का इशू उठा के देखें, सिलेक्टेड हुकूमत है, अब ये वहाँ फिर इस्तीफे पर आए, फिर महंगाई पर आए, अब फिर दोबारा ज़िमनी इलेक्शनों पे और इस पे आ गए और अभी ये नहीं तय कर पा रहे कि क्या करना है। तो और एक दूसरा, इनको अपने लोगों पर एतमाद नहीं है। मुदस्सर, सबसे बड़ी बात ये कि इनको अपने लोगों पर एतमाद नहीं है। ये डरते हैं कहीं ऐसा ना हो कि जी अदम एतमाद लाएं या कुछ लेकर आए तो फिर रिजल्ट कुछ और निकल आए। तो ये मतलब इनको पहले आपस में इत्तेफाक कर लेना चाहिए एक, और उसके बाद
और चल काम का टाइम जो है वो वेस्ट करने के बजाय आप कंक्रीट तौर पे असेंबलीज के अंदर आए। देखिए आज भी तो सेनेट के इजलास के अंदर मौलाना गफूर हैदरी साहब, राजा जफरुल हक साहब, ये लोग मौजूद थे। हम्म, जब आप एक चीज को मानते हैं, वहाँ मौजूद भी होते हैं, आप इस पार्लियामेंट के अंदर आए, असेंबली के अंदर आए, वहां पर आवाम के इश्यूज को उठाएं और वहां पर जाती मुकदमात ना लड़े, जैसे कि आज मौलाना गफूर साहब लड़ रहे थे कि जी मौलाना फजलुर रहमान साहब नैब के सामने नहीं जाएंगे, ये नहीं होगा। मतलब इदारों के सामने कल को आप कहें सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं जाएंगे, कल को आप कहें इसके सामने नहीं जाएंगे, कैसे होगा? ये कोई बनाना रिपब्लिक थोड़ी है। ये एक पाकिस्तान है, इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। यहाँ पे कुछ इदारे हैं, कुछ कानून है, उनके मुताबिक तो आपको चलना पड़ेगा। सही है या गलत है वो अदालतें फैसला करेंगी चलें कि अब आपके ये ऊपर अब देख रहे हैं कि अगले आने वाले मौलाना जाते हैं या नहीं जाते, क्योंकि जिस किस्म की धमकियां आज मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी दे रहे थे, इस किस्म के मामलात शायद नैब को धमकियों के बहुत कम देखने में आया। बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहांगीर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पिछला साल हमने कोविड में गुजारा है, अगले साल कोविड सूरत हाल क्या होगी, इस पर बात होगी। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात करेंगे इस वक्त कोरोना की सूरत हाल से मुताल्लिक, और जैसे नया साल का आगाज़ हुआ है तो कोरोना से मुताल्लिक ख़बरें भी पिछले साल की जैसी ही आ रही हैं। साल 2020 बहुत ही मुश्किल साल रहा है कोविड-19 के हवाले से, और पाकिस्तान में अमवात की तादाद 10,000 से तजावुज़ कर गई हैं। सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अताउर रहमान साहब, सीनियर साइंसदान हैं और कोरोना टास्क फोर्स के हवाले से काम कर रहे थे। डॉक्टर साहब आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया सर आपके। ये साल 2020 तो गुजरा, बड़ा मुश्किल साल गुजरा, मुआशी तौर पर भी और सेहत की सूरत हाल जो थी उस पर भी। 2021 के लिए सर कोई अच्छी खबर है कि हम कोविड-19 में बेहतरी की कोई सूरत हाल होगी, कोई 2-3 माह के बाद वैक्सीन के मामलात हो जाएं तो कम अज़ कम ये साल पिछले साल की निस्बत बेहतर हो? जी शुक्रिया। पिछले साल भी 2020 का साल भी पाकिस्तान के लिए दूसरे ममालिक के लिहाज से बहुत बेहतर रहा है। यानी आप देखें अमेरिका में 3.5 लाख अमवात हुई हैं, ब्राज़ील में 2 लाख के करीब अमवात हुई हैं, इंडिया में 1.5 लाख अमवात हुई हैं और पाकिस्तान में 10,000 अमवात हुई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया है इसको हुकूमत ने और बहुत अच्छा रहा है। 2021 में क्योंकि अभी कोई वैक्सीन आने में अभी 6 से 12 महीने लगेंगे कि इस तादाद में वैक्सीन मिल जाए तो आप आपको लगा सकें, तो इस वजह से ये हमारे ऊपर है कि हम कितनी एहतियात करते हैं। ये वेव्स आती रहेंगी और जाती रहेंगी। अभी ये सेकेंड वेव आई है तो इसमें अभी जो इस वक्त 2,500 हैं केसेस, ये कम होके कुछ 100 रह जाएंगे और फिर दोबारा एहतियात कम करेंगे, दोबारा 2-3-4 हज़ार पे पहुंचेंगे। तो ये वेव्स का आना जाना रहता रहेगा जब तक ये वायरस म्यूटेट करता रहता है और जब तक जो है वैक्सीन आपके पास बड़े पैमाने पे अवेलेबल नहीं होती। तो फिलहाल आपके पास कोई और रास्ता नहीं है सिवाय एहतियात, एहतियात और एहतियात के। अच्छा, बिल्कुल, ये तो अहम बात है कि एहतियात के बगैर तो अब हम इससे बचाव मुमकिन ही नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये नया वायरस जो यूके के हवाले से बात की कि इंग्लैंड में आया है, उसके बाद ये पाकिस्तान में भी आ गया, पिछले दिनों में ये खबर भी सामने आई, तो ये अब जो नया वायरस है इसका फैलाव के हवाले से अभी क्या रिसर्च बता रही है सर आपकी? अभी तक जो वायरस यहाँ पे पाकिस्तान में पाया जा रहा है वो पुराने वाले ही वेरिएंट्स हैं। ये जो वेरिएंट जो बरतानिया से आया है ये बहुत तेजी से फैल के गालिब आ जाता है दूसरे वायरस के किस्मों पर। ये सितंबर में बरतानिया में डिस्कवर हुआ था और दिसंबर तक पूरा जो इंग्लिस्तान का जो सदर्न इंग्लैंड है उसमें ये ज़्यादातर यही स्ट्रेन पैदा हो गया। तो हमें भी पाकिस्तान में जो केसेस आ रहे हैं, बरतानिया से जो पैसेंजर आ रहे हैं फ्लाइट लेकर या यूरोप से आ रहे हैं, उनकी सख्ती से ट्रेसिंग और ट्रैकिंग करनी पड़ेगी ताकि ये यहाँ ना फैल पाए। अगर ये यहाँ फैल जाता है तो मुश्किलात जो हैं बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा उनमें। अभी तो चंद पैसेंजर्स में डिटेक्ट हुआ है लेकिन ये बहुत तेज़ी से फैलता है, इसलिए सख्त एहतियात की ज़रूरत है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये पिछले दिनों में हम फवाद चौधरी साहब की ट्वीट देख रहे थे, वो 12 लाख वैक्सीन का बता रहे थे चाइना से वो मंगवाई जाएंगी, वो है जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनके लिए और जो लोग हैं उनके लिए। तो वो अलग वैक्सीन होगी जो वहाँ से आएगी और फिर अगर कोई प्राइवेट सेक्टर मंगवाना चाह रहा है या बाकी ममालिक में वैक्सीन है वो आएगी, ये किस तरह से मैकेनिज़्म होगा?
पाकिस्तान में किसी एक ही जगह से वैक्सीन आएगी, एक ही तरह की वैक्सीन होगी, अगर वो आती है पाकिस्तान में तो उसको लगाया जाएगा? जी नहीं, एक तरह की वैक्सीन नहीं होगी। ये डिपेंड करेगा कि कौन सी प्राइवेट कंपनीज किस वैक्सीन को मंगाना चाहती हैं और वो फिर डेटा के साथ ड्रैप को अप्लाई करेंगी और ड्रैप डेटा देखकर सेटिस्फाई हो जाता है जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है कि ये जो है वैक्सीन जो है ये मुनासिब है, तो उसकी फिर इजाजत मिल जाएगी, एक खास तरीक़ाकार होगा, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया जाएगा कि जिस वैक्सीन को मंगाना चाहते हैं वो मंगाएं, लेकिन उसके लिए क्लिनिकल ट्रायल सारे पूरे होने चाहिए, सेफ्टी रिजल्ट सारे सही होने चाहिए और ड्रग रेगुलेटरी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, फिर यहाँ आ सकेगी, कोई मसला नहीं होगा इसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जब हम ये देखते हैं कि इस किस्म के वैक्सीन का, जैसे पोलियो का है, बच्चों को पिलाई जाने वाली या हिफाजती टीकों का एक बड़ा लंबा एक सिलसिला होता है, तो वो सरकारी सतह पर हम ये देखते हैं कि वो मुफ्त मुहैया है। अब ये जो वैक्सीन है इसका आगाज़ होगा नया, तो इसका आप समझते हैं कि पाकिस्तान की 22 करोड़ की आबादी, हुकूमत इस वैक्सीन को पूरा करने की सलाहियत रखती होगी? क्योंकि वैक्सीन भी नहीं होगी तो उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होगी, तो ये क्या मैकेनिज़्म हो सकता है कि फ्री की वैक्सीन क्या पाकिस्तान में मुमकिन है? पूरे पाकिस्तान को मुफ्त में वैक्सीन सप्लाई करना तो मुश्किल लगता है, लेकिन कुछ हद तक तो हुकूमत जो है वो फ्री में वैक्सीन सप्लाई करेगी, जैसे कि अभी भी 12 लाख डोज जो दी जाएंगी ये मुफ्त में दी जाएंगी हेल्थ वर्कर्स को पूरे पाकिस्तान में। इसके अलावा भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कोवैक्स है, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और गावी के साथ ताउन है, उसके तहत कुछ वैक्सीन मुफ्त में दी जाएंगी, लेकिन उसके अलावा जो वैक्सीन चाहिए होंगी वो फिर उसके पैसे देख के ही खरीदनी पड़ेंगी। तो अब मुझे उम्मीद है कि जो जिस प्राइस में आती हैं वो ऐसी कीमत हो जिसमें लोग अफोर्ड कर सकें, वरना पूरे 15 करोड़ अफराद को वैक्सीन या 20 करोड़ अफराद को वैक्सीन देना बहुत उसमें फाइनेंशियल इतने पाकिस्तान के पास मुश्किल होगा कि इतने पैसे हम मुहैया कर सकें कि सब लोगों को फ्री में लगवा सकें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, अब जो फैलाव है वो देख रहे हैं वो उसी तरह से है, उसी तरह से अमवात भी हो रही है, उसी तरह से मरीज़ भी आ रहे हैं, लेकिन जो आप बात करते थे आगाज़ में कि हमें आबादी के एक तनासुब को कम अज़ कम टेस्ट करना होगा, अब जो टेस्ट की कैपेसिटी है वो उस तरह नहीं बढ़ पाई, जो आपके भी सजेशंस थी, जो आपके फार्मूलाज थे, उसको भी उस तरह से हुकूमतों ने नहीं अमल किया, तो लेकिन यह कि टेस्ट का क्राइटेरिया भी अब कम होता जा रहा है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जिसमें अलामात ज़्यादा होंगी, कुछ होगा तो उसके बाद उसके टेस्ट की चीज़ें होंगी, तो क्या पाकिस्तान इस वक्त उस डायरेक्शन में, मैं टेस्टिंग के हवाले से सर बात कर रहा हूँ, वहाँ है जो WHO की रिक्वायरमेंट है कि इतने लाख लोगों को टेस्ट बहरहाल कर लिया जाना चाहिए? जी नहीं, अभी हम वहाँ नहीं पहुँचे। WHO ने कहा था कि कम से कम 8% मुल्क की पॉपुलेशन को टेस्ट होना चाहिए, यानी 22 करोड़ का 1% जो है वो 22 लाख होता है। मेरे ख्याल से अभी भी 7-8 लाख टेस्ट मुश्किल से हमने किए होंगे। हमें रोजाना की बुनियाद पर मेरे ख्याल से कम लाख टेस्ट रोजाना होने चाहिए। रैंडम टेस्टिंग भी बहुत बड़े पैमाने पे होनी चाहिए। हम 40,000 टेस्ट या 50,000 टेस्ट पे ले आकर और फिर हम पिछले 6 महीने से तो खास प्रोग्रेस नहीं हो पाई है इस एरिया में, तो हमें कैपेबिलिटी बढ़ानी चाहिए ताकि हमें पता चले कि कितने लोग इसमें मुब्तला हो चुके हैं और फिर डेटा भी फिर ज़्यादा एक्यूरेटली मिलेगा अगर आप टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। तो इस पे और हुकूमत को चाहिए कि और जोर दे और ज़्यादा एहतियात से ज़्यादा वसी पैमाने पे टेस्टिंग की जाए। डॉक्टर साहब, हमने पिछले 6 महीने जो देखे वो बड़े हुकूमत के हवाले से और शहरियों के रवैयों के हवाले से भी बड़े वो गैर जिम्मेदाराना से थे कि शहरी तो बिल्कुल एहतियात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हुकूमतें जितनी पहले 6 माह में मुस्तैद हमें नजर आई, ख़ासतौर पर मार्च से लेकर तो फिर जुलाई अगस्त तक, उसके बाद यह आहिस्ता आहिस्ता जैसे रूटीन वर्क खुलता गया, हुकूमतें भी उस तरह से ढीली होती गई, उस तरह टेस्टिंग का भी मामलात ना हुए, तो ये क्या वजह है कि इस सारे अमल को थोड़ा संजीदा कम लेना शुरू कर दिया? गैर संजीदा मैं कहूँ कि वो अब ले रहे हैं, जैसे आवाम ले रहे थे वैसे हमारे महकमा सेहत या हुकूमत भी ले रही है, तो इसकी क्या वजह? नहीं, मेरे ख्याल से ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर मीटिंग्स होती हैं, रोजाना की बुनियाद पर डिस्कशन होता है कि कौन से एरियाज को लॉकडाउन किया जाए, कौन से एरियाज को खोला जाए, और रोजाना की बुनियाद के ऊपर पॉलिसी तय होती है। तो तकरीबन 5,000 इलाके मुल्क में इस वक्त लॉकडाउन में हैं। बस ये कि उसकी
तशहीर नहीं की जाती, आपको लोगों को पता नहीं चलता क्या हो रहा है। और बहुत ही अच्छी पॉलिसीज रही हैं, दुनिया में कामयाब तरीन पॉलिसीज में पाकिस्तान को इस वक्त कहा जा रहा है कि इतने बड़ी 22 करोड़ अफराद, इतनी कम अमवात और इतने कम लोग मुब्तला हुए हैं, तो हुकूमत की पॉलिसीज बेहतरीन नहीं है और यही पॉलिसीज 2021 में भी जारी रहनी चाहिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कंट्रोल में है। जैसे मैंने अर्ज किया कि 10,000 अमवात यहाँ हुई हैं, उसके मुकाबले में लाखों अमवात जो हैं वो मुख्तलिफ एडवांस कंट्रीज में हुई हैं। और यूरोप के छोटे छोटे मुल्क में आप देखें डेटा तो 30,000, 40,000, 50,000 अमवात फ्रांस में, स्पेन में, इटली में, और उनके पास तो मेडिकल सिस्टम भी बहुत एडवांस्ड है। तो बहुत ही कामयाब पॉलिसी रही है, हमें उम्मीद करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज़ जो है बहुत मुश्किल में नई आसानियाँ और नई जहतें भी पनपती हैं। तो अब ये भी कहा गया कि ये सारी सूरत हाल में पाकिस्तान ने वेंटिलेटर्स की तैयारी, पाकिस्तान ने मास्क की तैयारी, पाकिस्तान ने दीगर इक्विपमेंट की तैयारी की, तो वाकई वो हम कामयाब हैं या सिर्फ वो हुकूमती दावा है? वेंटिलेटर्स तो अभी जहां तक मुझे इल्म है कोई पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के अपने बनाए हुए नहीं बन गए। तुर्की ने अपने एक प्लांट लगाई थी जो कि असेंबल हो रहे हैं यहाँ पर, लेकिन टोटली इंडिजिनस मैन्युफैक्चर पाकिस्तानी वेंटिलेटर्स का अभी तक नहीं हुआ है। हाँ, हमारे टास्क फोर्स ने कोई डिजाइन मंजूर कराए थे, 3 डिजाइन मंजूर हुए थे, लेकिन अभी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर या एक्सपोर्ट वेंटिलेटर्स का पाकिस्तान से नहीं हो रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद। इन्हीं तौर पर एक बात बड़ी अहम है और वो है एहतियात, एहतियात और एहतियात। पाकिस्तान पर खुशकिस्मती और अल्लाह का करम रहा है कि पिछले 1 साल में जब कोविड-19 में अमेरिका जैसे मुल्क में 3 लाख अमवात, ब्राज़ील जैसे मुल्क में 2 लाख तक अमवात हो गई और हमारे हमसाया मुल्क में इंडिया में 1 लाख से ज़ायद अमवात हुई। ईरान में अमवात की तादाद बहुत ज़्यादा इस खित्ते में रही, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान जो आबादी के एतबार से भी 22 करोड़ लोगों का है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 10,000 तक अमवात हुई। लेकिन हर जान बहुत कीमती है, लेकिन उस तनासुब से जिस तनासुब से ये मर्ज़ कहा जा रहा था कि बढ़ रहा है, उसमें अमवात कम हुई। ये सिर्फ और सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन हो सकता है कि एहतियात अब भी बरकरार रखी जाए। यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मज़ीद मौज़ूआत के हवाले से बात होगी। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं और इस हफ्ते के अख्ताम पर यानी कि परसों 3 जनवरी को दूसरा टेस्ट खेला जाएगा और इस टेस्ट से भी अब उम्मीदें पाकिस्तानी शायकीन ने और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने खुद तवक्को लगा रखी है कि वो बेहतर खेल पेश करेंगे और फातिहाना किस्म के अंदाज के साथ इस सीरीज़ का भी खात्मा करेंगे। हमारे साथ एजाज़ वसीम बाकी मौजूद हैं। एजाज़, 2 बड़े अहम मामला हैं। एक तो PCB ने अवार्ड जो दिए हैं उसमें भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम टेस्ट सीरीज़ के हवाले से बात कर लें। पहले टेस्ट में तो बड़ी मायूस किस्म की कारकर्दगी दिखाई है पाकिस्तान के बैट्समैनों ने, ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो अब दूसरा टेस्ट जो है वो क्या तवक्को की जा रही है कि कम बैक T20 की तरह भी पाकिस्तान टेस्ट के अंदर कर सकता है? देखिए मुदस्सिर, पाकिस्तान टीम को डिसएडवांटेज पहले टेस्ट में था। बाबर आजम टीम के साथ मौजूद नहीं थे, फिर हारिस सुहेल से स्कोर नहीं हो सका। अजहर ने एक इनिंग्स में स्कोर किया, लेकिन बड़ी इनिंग्स पाकिस्तान में सिर्फ फवाद आलम नहीं खेली पहले टेस्ट मैच के अंदर। दूसरे टेस्ट मैच के लिए बाबर आजम का कल फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा और कल उनका फिटनेस टेस्ट लेने के बाद फैसला होगा क्या वो टेस्ट मैच में नुमाइंदगी करेंगे या नहीं करेंगे। अभी तक फैसला नहीं हो सका है। जहां तक आप कम बैक करने की बात करें तो होम ग्राउंड पर न्यूजीलैंड ने पहले तरीके से पाकिस्तान को मुसलसल 5 दिन, बेशक पाकिस्तान टेस्ट मैच ड्रॉ करने के करीब पहुंच चुका था, तो सिर्फ चंद ओवर्स का खेल बाकी रह गया था, लेकिन पाकिस्तान को 5 दिन मजहमत करते ही गुजरी है। सो न्यूजीलैंड को एडवांटेज जरूर है। मेरा जाती ख्याल यह है कि पाकिस्तान के बॉलर्स अगर मेहनत करें तो बैट्समैन, क्योंकि बैट्समैन तो हमेशा पाकिस्तान के कभी अच्छा खेलते हैं, कभी बुरा खेलते हैं, कभी वो बिल्कुल एक मीडियोकर परफॉर्मेंस होती है। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद अब्बास और यासिर शाह, अगर ये 4 रेगुलर बॉलर न्यूजीलैंड को
250 के ऊपर या 300 के ऊपर भी पाकिस्तान टेस्ट मैच के अंदर अच्छा काम कर सकता है। बैट्समैनों से तो उम्मीद ही ना रखें ना, तो अब बॉलर्स पे ही सारा डिपेंड कर रहे हैं कि वो अगर अच्छा परफॉर्म कर जाए तो पाकिस्तान टीम दूसरा टेस्ट मैच जीत सकती है या एक रिस्पेक्ट वे के अंदर ड्रॉ कर सकती है। जी अच्छा, इस इन्हीं पिचेस के ऊपर न्यूजीलैंड उसका होम ग्राउंड है, यकीनी तौर पर वहाँ उनको फुटबॉल की तरह बॉल नज़र आ रही है। हमारे प्लेयर्स जैसे आबिद अली हैं, बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, एशियन पिचों पर वो बड़ा अच्छा खेल लेते हैं, वहाँ उनको बॉल गोली की तरह नज़र आ रही है। क्या चक्कर है? पाकिस्तानी जो ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड की पिचेस के मतलब आदी नहीं है और वो बैट्समैन इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी टीम की मजमूरी परफॉर्मेंस, हम सिर्फ आबिद अली को अगर जिक्र करते हैं तो फिर आप ये भी देखें कि हारिस सुहेल, सर हम बात हारिस सुहेल की, शान मसूद की, एजाज शान मसूद हो, हारिस हो, अजहर अली जिनको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, वो उस तरह से पूरा नहीं उतरा। तो मैं टॉप ऑर्डर मिडल ऑर्डर तक की पूरी बात करें तो वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। शान मसूद के ऊपर भी बड़ी इनिंग्स ड्यू है, उन्होंने इंग्लैंड में 100 किया, अजहर अली ने इंग्लैंड में 100 किया, लेकिन यहाँ कुछ नहीं किया। उससे पहले दौर ऑस्ट्रेलिया या उससे पीछे चले जाएं, पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका का टूर किया था, वहां पर भी पाकिस्तानी टीम का यही हाल था। हम लोगों ने अगर अच्छी टेस्ट क्रिकेट खेली है तो वो रावलपिंडी में बांग्लादेश और श्रीलंका को हराया हुआ है, लेकिन बाहर जाकर पाकिस्तानी बैट्समैनों को बहुत प्रॉब्लम होती है खेलते हुए। अब देखें कि पिछले जब से मिसबा की मैनेजमेंट आई है तो हारिस सुहेल को भी तसलसल के साथ चांस मिला, अजहर अली को भी तसलसल के साथ चांस मिला, शान मसूद, आबिद अली को भी। सो अगर ये, क्योंकि T20 और वनडे में तो बैट्समैन इन आउट हो रहे होते हैं, कभी फखर इन होता है, कभी आउट होता है, कभी इमाम इन होता है, कभी इमाम आउट होता है, लेकिन टेस्ट की तो यही टीम चलती आ रही है। सो अगर ये परफॉर्म नहीं करेंगे तो अगर होम सीरीज अब 16 जनवरी को साउथ अफ्रीका पाकिस्तान पहुंच रही है, अब ये होम सीरीज पे स्कोर कर लेंगे, लेकिन टीम इंतजामिया को ऐसे प्लेयर्स तलाश करने पड़ेंगे कि जो कि पाकिस्तान से बाहर जाके खेलेंगे। इंडियन टीम टेस्ट क्रिकेट के अंदर अच्छा क्यों कर रही है, उनके साथ यही प्रॉब्लम कई सालों तक चला, लेकिन अब वो जब बाहर जाते हैं वो जाकर हरीफ टीमों को टफ टाइम अब जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस के लिए अब पाकिस्तानी जो मुसलसल के साथ खेल रहे हैं प्लेयर्स, उनको परफॉर्म भी करना है। पाकिस्तान टीम के लिए नेक तमन्नाएं और दुआएं कि संडे को शुरू होने वाला जो टेस्ट मैच है वो बेहतर कारकर्दगी की सूरत में नजर आए। बहुत शुक्रिया। एजाज वसीम बाकरी हमारे साथ, हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर मौजूद थे। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।